तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स जो पेपर 1 है, तो इसमें टेस्ट नंबर जो 4 है इसका सेकेंड पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट नंबर 4 का जो पहला पार्ट था, इसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़े थे, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़े थे, और आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग बक्सर युद्ध को पढ़े थे। इसके अलावा झारखंड जीएस का भी सेक्शन रहता है आपका पेपर 1 में, जिसमें हम लोग प्राचीन काल में जो झारखंड है इसको हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग इसी क्रम में भारत का भूगोल देखेंगे, और भारत के भूगोल में हम लोग स्थलाकृति के घटक यानी कि कंपोनेंट ऑफ टोपोग्राफी, जिसमें हम लोग पर्वत चोटियाँ के बारे में पढ़ेंगे, घाटियाँ के बारे में पढ़ेंगे, दर्रे, उसके अलावा हिम रेखा या और हिमनद के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो आपका प्लेट्यू यानी कि पठार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीय जो राज्य व्यवस्था है यानी कि इंडियन पॉलिटी और जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, इसके अंतर्गत हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में हम लोग आर्थिक और टिकाऊ विकास के अंतर्गत हम लोग ग्रामीण और कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। और इसी में हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, कृषि वृद्धि, उत्पादकता, ये सभी पढ़ेंगे, सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदम, और हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, ये सभी क्या है इनको भी देखेंगे। इसके अलावा WTO और कृषि के बीच में क्या संबंध है, और विपणन और मूल्य निर्धारण, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा फिर जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम लोग स्थूल पदार्थों के गुण वाले टॉपिक को कवर करेंगे। फिर हम लोग ध्वनि, उसके बाद कंकाल तंत्र और आपका मांसपेशीय तंत्र, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो आपका मिसलेनियस है, मिसलेनियस वाले में हम लोग खेलकूद वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो है हिस्ट्री वाला सेक्शन पिछले क्लास में हो चुका था। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए ज्योग्राफी वाले सेक्शन में क्या क्या है। तो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में सबसे पहले हम लोगों को पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ना है। आज पर्वत चोटियों के बारे में इसमें किसको किसको शामिल किया जा रहा है, तो वो देख लीजिए। तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत हम सभी को पता है, ये आपका माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है वो आपका 8,848 मीटर ऊंचा माना जाता है। अब ये एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो ये अब 8,850 हो गया लगभग। वर्ष 2020 में नेपाल और चीन यानी कि जो आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है वहाँ पे सर्वेक्षण किया गया था, और इसकी जो आधिकारिक जो आपका ऊंचाई है यानी कि इसकी जो ऑफिशियल जो हाइट बताया गया है वो आपका 8,848.86 मीटर घोषित की गई है। ये आधिकारिक रूप से ये घोषणा किया गया है। जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो आपका नेपाल और चीन यानी कि तिब्बत के सीमा पे है। इसके अलावा देखिएगा तो तिब्बत वाला जो है, तिब्बत को हम सभी को पता है 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, तो युद्ध होने के बाद जो है तिब्बत वाला क्षेत्र को वो कब्जा कर लिया था, है ना। तिब्बत के ऊपर भी वो अटैक करके कब्जा कर ही लिया था। तो तिब्बत जो है वो चीन के अंतर्गत ही अब आता है। ठीक है। तो नेपाल और चीन यानी कि जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहीं पे जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो पर्वत शिखर है। और इस शिखर पर चढ़ने की जो है वो चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मौसम की तीव्रता होती है, और आपका पर्वतारोहण का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोखिम देखने को मिलता है। ये तो हो गया आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत का भाग नहीं है, ये आपका नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। चाइना बोले तो आपका तिब्बत वाला क्षेत्र में है ये, है ना। अब हम लोग देखते हैं भारत एवं भारतीय भूभाग के प्रमुख शिखर कौन कौन है। तो अगर हम लोग भारतीय भूभाग में देखें यानी इंडिया में देखें तो वो हो जाएगा आपका K2, जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट आपका, इसको बोलते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 को। और ये जो है वो आपका समुद्र तल से लगभग 8,611 मीटर है। ये ज़्यादा देखिए, ये जो है ना माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा छोटा नहीं है, बल्कि ये माउंट एवरेस्ट का है 8,848 और ये है 8,611, लगभग 200 मीटर कम है। और यह काराकोरम श्रेणी यानी काराकोरम रेंज का ये प्रमुख शिखर है। हम लोग जब देखते हैं कि जो आपका ट्रांस हिमालय है, तो ऐसे देखे थे, ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये आपका महान हिमालय है, ये आपका मध्य हिमालय है, ये आपका शिवालिक है। ट्रांस हिमालय का भी 4 गो पार्ट आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर आपका काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, इधर आपका कैलाश श्रेणी है। तो यही आपका जो काराकोरम श्रेणी है, यहीं पे आपका K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसके बारे में बताया जा रहा है कि भारतीय भूभाग, एक मिनट रुकिएगा ज़रा,
इसके बारे में बताया जा रहा है कि भारतीय भूभाग के दृष्टिकोण से अक्सर इसे भारत का सर्वोच्च पर्वत कहा जाता है, क्योंकि यह भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास है, और लेकिन यह पूरी तरीके से भारत के द्वारा ये प्रशासित क्षेत्र ये नहीं है। तो बोला जा रहा है देखो, ये जो भूभाग है जहाँ पे आपका काराकोरम है, ये आपका पीओके वाले रीजन में आता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। देन ऐसे में इसको पूरी तरीके से भारत का कहा भी नहीं जा सकता है, और इसको भारत का नहीं है, इसलिए इससे इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। ठीक है। और इस प्रकार विशुद्ध रूप से भारतीय केंद्र शासित या फिर राज्य क्षेत्र में स्थित ऊंचे जो है वो शिखर का जो है शीर्षक कुछ जो है विवादास्पद हो जाता है। तो कोई कुछ बोलता है कि ये भारत का पार्ट है, कुछ बोलता है पाकिस्तान का पार्ट है। ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो ही जाता है। ठीक ना। फिर भी हम लोग K2 को ही मानेंगे आपका भारत की सबसे हाईएस्ट ऊंची पीक। सेकंड नंबर में आप चले जाइए कंचनजंगा में, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं है, और ये भी आपका K2 से ज़्यादा छोटा, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं है। ये लगभग इसकी जो ऊंचाई है आपका कंचनजंगा की, वो आपका 8,586 मीटर है। तो 8,586 मीटर ये कंचनजंगा की ऊंचाई है। कंचनजंगा जो है वो आपका नेपाल और भारत, यानी कि भारत का सिक्किम राज्य इसकी सीमा पे है। तो भारत और नेपाल के बीच में जो है वो आपका कंचनजंगा लोकेटेड है, और भारत में देखें तो सिक्किम राज्य के एकदम सीमा पे है। और इसे भारत के अंदर भारत नेपाल सीमा सहित प्रमुख शिखरों में माना जाता है। तो इसको ना भारत के अंदर ही माना जाता है, क्योंकि ये भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री पे है, देन इसको भारत का ही भाग माना जा रहा है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है ना। पहले की बात की जाए तो वो है आपका माउंट एवरेस्ट, दूसरे की बात की जाए तो आपका K2 है, तीसरा नंबर में आपका है क्या, तो वो है आपका कंचनजंगा। इसे 2016 में जो है वो इसको और इसके आसपास के क्षेत्र को यूनेस्को के द्वारा मिश्रित वर्ग यानी कि मिक्स कैटेगरी के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है। तो मिश्रित वर्ग के अंतर्गत यूनेस्को के द्वारा जो आपका कंचनजंगा है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यानी कि विश्व विरासत जो है वो स्थल में इसको शामिल किया गया है। यह पर्वत न केवल ऊंचाई में बल्कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा ये महत्व रखता है। आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा जो है वो आप देख लीजिए इसके बारे में, नंदा देवी के बारे में। तो बोला जा रहा है कि नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो लगभग 7,816 मीटर है, और यह भारत में पूरी तरह से स्थित एक प्रमुख पर्वत है। ये आपका भारत और नेपाल की सीमा पे नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से भारत में स्थित ये आपका प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो नंदा देवी जो है वो आपका उत्तराखंड राज्य में है, और जो कि आपका किस हिमालय क्षेत्र का भाग है, तो आपका गढ़वाल हिमालय क्षेत्र का भाग है। वर्ष 1988 में यूनेस्को के द्वारा प्राकृतिक महत्व की दृष्टि से विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया था। तो प्राकृतिक महत्व की दृष्टि से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1988 में। ये सभी याद रख लीजिएगा। अन्य भी पर्वत है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका कामेत पर्वत, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपका 7,756 मीटर है। त्रिशूल पर्वत की बात की जाए तो ये आपका उत्तराखंड का एक जो है वो प्रसिद्ध पर्वत शिखर है। गोसाई थान ये आपका नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है, और ये भी एक पवित्र पर्वतीय क्षेत्र है। और इन सभी पर्वतों का जो है हिमालयी व फिर आसपास के भूभाग में सांस्कृतिक, पर्यटकीय और आपका प्राकृतिक दृष्टि से ये सभी का जो है वो महत्व काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा देख लीजिए भारत की अन्य कौन कौन महत्वपूर्ण जो है पर्वतमाला है और कौन कौन शिखर है वो देख लीजिए। जैसे कि आप देखते हैं मध्य भारत में तो आपका है अरावली श्रृंखला। तो बोला जाता है कि अरावली जो पर्वतमाला है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली की जो ऊंचाई है, देखिए सॉरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है गुरु शिखर, और गुरु शिखर का जो हाइट है वो आपका 1722 मीटर है। और झारखंड का जो हाईएस्ट पीक है इसका ऊंचाई है 1365 मीटर। ठीक है। और ये राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। तो अरावली जो पर्वत है वो राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है, जिसका हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, और इसका ऊंचाई है 1722 मीटर। और यह पर्वतमाला भू आकृतिक, भौगोलिक और पर्यावरणीय दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा देख लीजिए दक्षिण भारत की जो है वो अन्य महत्वपूर्ण पहाड़ियों की चर्चा की जाए तो वो कुछ इस प्रकार होंगे। देखिए बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में उदाहरण के लिए तमिलनाडु का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है डिंडीगुल ज़िला, और इस ज़िले में
पालनी पहाड़ी श्रृंखला देखने को मिलती है। और पालनी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित कोडाई कनाल पहाड़ी जो है वो इलाका है। तो यहाँ पे कोडाई कनाल पहाड़ी भी देखने को मिलता है आपका तमिलनाडु के डिंडिगुल जिला में, ठीक है ना। इनके अलावा भारत में कई पूर्वी पश्चिमी पहाड़ियाँ जो है वो पहाड़ी श्रृंखलाएँ और पठार क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ कुछ छोटे हैं और कुछ कुछ बड़े हैं, तो कुछ शिखर और चोटी सभी ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो बोला जा रहा है कि इनके अलावा भारत में कई पूर्वी पश्चिमी पहाड़ी श्रृंखलाएँ और पठार क्षेत्र हैं, जिनमें अनेक छोटे बड़े शिखर चोटी व फिर पर्यटन स्थल मौजूद है। इसके अलावा देख लीजिए, भारतीय जो है प्रथम भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर सफलता प्राप्त की थी, तो वो थी आपकी बछेंद्री पाल, जो कि 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट के ऊपर वो चढ़ाई की थी। तो ये पर्वत चोटियाँ वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे अब घाटियों के बारे में, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि हिमालय पर्वत एक दूसरे के समानांतर श्रेणी यानी कि पैरेलल रेंजेस से निर्मित है, और इन समानांतर श्रेणियों को अनेक घाटियों के द्वारा प्रतिच्छेदित यानी कि इंटरसेक्ट किया जाता है। और ये घाटियाँ न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यहाँ पे जनसंख्या का जमाव भी देखने को मिलता है। तो हिमालय पर्वत जो है वो एक दूसरे के समानांतर श्रेणी से निर्मित है। ऐसे जैसे एक पर्वत यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से है, तो एक दूसरे के समानांतर है। एक पर्वत यहाँ है, एक पर्वत यहाँ है, दोनों के समानांतर है, और दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपका घाटी का निर्माण हो गया, क्या घाटी बन गया, और इस घाटी में जनसंख्या ज़्यादा रहती है। भारत की अगर हम लोग प्रमुख क्षेत्रीय घाटियों की बात की जाए, तो जैसे कि आपका है कश्मीर घाटी, ये आपका जम्मू और कश्मीर में है, जो कि दोनों आपका केंद्र शासित प्रदेश है। दून घाटी ये आपका उत्तराखंड में है, और ये मुख्यतः शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पाया जाता है। वहीं कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, और ये पर्यटकों का जो है वो प्रमुख आकर्षण यहाँ पे देखने को मिलता है। भागीरथी घाटी जो है वो आपका उत्तराखंड में है, जो कि गंगोत्री के समीप है। मंदाकिनी घाटी जो है वो आपका उत्तराखंड में है, और ये केदारनाथ के समीप है, ठीक है। विशिष्टि एवं प्रसिद्ध जो है घाटियाँ कौन कौन है, विशिष्ट यूनिक एकदम और प्रसिद्ध काफ़ी ज़्यादा फेमस घाटी कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग कुल्लू घाटी की बात करते हैं, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसका अवस्थिति बताया जा रहा है कि यह जो घाटी है वो आपका धौलाधर और आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में देखने को मिलता है। और इसका महत्व क्या है, तो यह हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। दूसरा हम लोग देखते हैं नेलांग घाटी, जो कि उत्तराखंड में ही है। इसका लोकेशन कहाँ है, तो बोला जा रहा है कि भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक गंगोत्री नेशनल पार्क है, और यह भारत चीन सीमा के निकट एक सुरम्य घाटी है। तो नेलांग घाटी जो है वो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क के किनारे में ही लोकेटेड है। जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये आपका उत्तराखंड राज्य में है, उत्तरकाशी जिले में। ऐतिहासिक संदर्भ की बात की जाए तो बोला जाता है कि 1962 के युद्ध के बाद इस घाटी को नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। फिर वर्तमान में इसको 2015 में इसको जो है वो आपको वापस पर्यटकों के लिए यानी टूरिस्ट के लिए वो खोल दिया गया था, किसको, नेलांग घाटी को। इसके अलावा सी है आपका मरखा घाटी, जो कि लद्दाख में है। बोला जा रहा है कि ये जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। अच्छा देखिए, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, पर हाल फिलहाल में ही 31 अक्टूबर 2019 से ही, ठीक है, जब से धारा 370 हटाया गया था। और ये जो है वो आपका लद्दाख में है, मरखा घाटी, ठीक है ना, याद रखिएगा। जुकू घाटी जो है वो आपका नागालैंड में है, और इसका जो लोकेशन है बोला जा रहा है कि यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित है, और यहाँ पे जफू पर्वत यानी कि जफू रेंज के पीछे ये जुकू घाटी देखने को मिलता है। तो जफू पर्वत के पीछे में जुकू घाटी देखने को मिलता है, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये जो है वो आपका समुद्र तल से लगभग 2438 मीटर ऊंचा है। एक है आपका सांगला घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो अवस्थिति की बात की जाए तो बोला जाता है यह किन्नौर जिले, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहीं पे ये लोकेटेड है। विशेषता, यह घाटी चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी यानी कि बसपा रिवर, इससे ये घिरा हुआ है। तो सांगला घाटी जो है वो एक नदी, बसपा नदी, और चारों तरफ ऊंची ऊंची पर्वतीय चोटियों से ये घिरा हुआ है। छठा हो जाएगा आपका युथांग घाटी, ये भी देख लीजिए, जो कि आपका सिक्किम में ही है।
बोला जा रहा है कि इसका अवस्थिति कहाँ पे, तो बोला जा रहा है ये सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, तो ये गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। इसकी विशेषताएं भी है कुछ, जैसे कि ये आपका जो है वो आपका रोडोडेंड्रॉन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ये ढकी हुई है और इसकी सुंदरता जो है वो और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक आपका प्रजाति देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन। तो रोडोडेंड्रॉन यहाँ पे एक वनस्पति प्रजाति देखने को मिलती है। कहाँ पे, तो युथांग घाटी में, जो कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 150 किलोमीटर दूर में है। और इसे हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। किसको, तो आपका युथांग घाटी को। ठीक है। इसके अलावा एक और घाटी है जिसको हम लोग बोलते हैं शांत घाटी या फिर मौन घाटी। ये है आपका साइलेंट वैली, ये आपका केरल में है। इसका अवस्थिति यह केरल के आपका पलक्कड़ जिले में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है, तो ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित एक अत्यंत जैव विविधता वाला जो है वो क्षेत्र देखने को मिलता है। अब देखिए हम लोग नया टॉपिक की ओर चलते हैं, और नया टॉपिक जो है वो आपका भारत के प्रमुख दर्रों की बात हम लोग करेंगे, यानी कि भारत में जो उपस्थित अलग अलग जो पासेस है, दर्रा है, इसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो इसका परिचय यानी कि इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि दर्रा आखिर होता क्या है। तो बोला जा रहा है कि किसी पहाड़, किसी पर्वत में स्थित वह निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग यानी कि सड़क या फिर रेल मार्ग गुजरता है, उसी को दर्रा कहते हैं। ये मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो पहाड़ या पर्वत का यहीं पे कहीं पे अगर आपका एक यहाँ पे एक छोटा सा पतला सा निचला भाग है, जहाँ से जो है वो जमीन देखते हैं ये समतल है, यहाँ से आपका स्थल मार्ग बनाया जा सकता है। तो इसी को जो है हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं पासेस। तो किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित वह निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग जिसमें आपका सड़क या फिर रेल गुजर सकता है, उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। अवस्थिति की बात की जाए तो बोला जाता है कि दर्रे जो है वो आमतौर पर पर्वत की द्रोणी यानी कि बेसिन से होकर गुजरते हैं। हिमालयी क्षेत्र के प्रमुख दर्रे देखें तो आपका बहुत सारा है, जिससे बताया जा रहा है कि ये जो दर्रे हैं वो आपका उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं, इसमें आपका कितना दर्रा है, तो देख लीजिए बहुत सारा दर्रा है, 5-6 गो है। जैसे कि आपका सबसे पहले है काराकोरम दर्रा, जो कि लद्दाख में स्थित है और ये भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, जो कि आपका 5540 मीटर की ऊंचाई पे है। दूसरा है यांगजी दीवान दर्रा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और ये भी 5890 मीटर ये माना जाता है। तो काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, जबकि यांगजी दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। उमलिंग दर्रा ये लद्दाख में लगभग 19,000 जो है वो 24 फीट पे है। ये मीटर में नहीं है, ये फीट में है। और बोला जा रहा है कि BRO ने यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य जो है आपका सड़क बनाई है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है 2021 में। एक है आपका बुर्जिल दर्रा, जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो जिला दर्रा की बात की जाए तो ये आपका जास्कर श्रेणी में स्थित है और ये श्रीनगर को लेह मार्ग से जो है श्रीनगर लेह मार्ग जो है वो आपका यहीं से होकर गुजरता है। बनिहाल दर्रा ये जम्मू से श्रीनगर जाने का दर्रा है बनिहाल दर्रा, और प्रसिद्ध जवाहर सुरंग जो है वो आपका इसी में स्थित है। चांगला दर्रा ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देखने को मिलता है। अब देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रों की लिस्ट। तो बोला जा रहा है कि सिपकी ला ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और ये भारत चीन व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है, प्रमुख जो है वो बिंदु है। बड़ा लाचा ला दर्रा ये मंडी से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है और यही मंडी से जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से ही जो है वो आपका कंगना रनौत चुनकर जो है वो सांसद बनी है। रोहतांग दर्रा जो है वो आपका कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए उत्तराखंड में भी कुछ कुछ घाटी है। तो बोला जा रहा है कि माना दर्रा जिसको डुंगरी ला या फिर चिरबितिया ला दर्रा भी कहा जा रहा है, ये भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है। यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी तक ये विस्तृत है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर जो रिजर्व है वहाँ से लेकर ये लगभग जास्कर श्रेणी तक ये फैला हुआ है। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो बोला जाता है कि यहाँ पे देवताल झील है और जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का जो है वो आपका उद्गम देखने को मिलता है। एक और दर्रा है आपका, वो है आपका लिपू लेक दर्रा। बोला जा रहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थित यहाँ से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का जो है मार्ग गुजरता है। तो लिपू लेक दर्रा जो है वो आपका भारत और चाइना के बॉर्डर पे है और यहीं से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का जो है वो मार्ग गुजरता है और यह एक प्रमुख व्यापारिक पॉइंट भी देखने को मिलता है।
इसके अलावा थांगला दर्रा ये कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। नीति दर्रा ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और मूलिंग ला दर्रा ये गंगोत्री के पास जो है वो गंगोत्री के उत्तर में स्थित एक मौसमी दर्रा है, जो कि आपका शीतकाल में प्रायः बंद रहता है। सिक्किम में पाए जाने वाले दर्रों की लिस्ट देखें तो बोला जा रहा है कि नाथुला दर्रा ये सिक्किम में मिलता है। इसकी ऊंचाई 4404 मीटर है। और फीट में देखें तो ये आपका 14,450 फीट हो जाएंगे। यह गंगटोक को तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है। गंगटोक बोले तो आपका सिक्किम की राजधानी है। यहाँ से मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है। और 1962 के युद्ध के बाद ये बंद हो गया था। फिर इसको 6 जुलाई 2006 को ही व्यापार के लिए वापस पुनः खोल दिया गया। एक है आपका जेलेप ला दर्रा, जो कि पूर्वी सिक्किम को ल्हासा यानी कि तिब्बत से जोड़ता है। अब देख लीजिए नेक्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रे, इनका भी लिस्ट देख लीजिए। कुछ कुछ है, जैसे कि आपका बोमडीला दर्रा ये पश्चिमी कामेंग जिले को ल्हासा यानी कि तिब्बत से जोड़ता है। और यांग याप दर्रा, इसी दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से चीन जाने का मार्ग भी हम लोगों को देखने को मिलता है। दिफू को ही पांग साट दर्रा कहा जा रहा है। ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। बुमला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं मणिपुर में अगर देखें तो आपका त्यूजू दर्रा ये इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग यहाँ से देखने को मिलता है। और त्यूजू दर्रा मणिपुर में है। ठीक है, तो ये आपका जो दर्रा वाला जो टॉपिक था, ये टॉपिक भी आपका यहाँ पे एंड हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत और आपका जो पश्चिमी घाट की कुछ कुछ दर्रे हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 तो है। तो बोला जा रहा है कि पश्चिमी घाट यानी कि ताप्ती मुहाने से कन्याकुमारी तक लगभग जो है वो आपका 1500 किलोमीटर तक है। और यहाँ पर यातायात के लिए ये दर्रे जो है वो घाट्स महत्वपूर्ण है। दर्रा को पास बोला जाता है, घाट्स वो अलग है, वैली। दर्रा को यहाँ पे जो बोला जा रहा है, यहाँ पे दर्रा को यहाँ पे जो है वो घाट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका ताल घाट ये महाराष्ट्र में है, जो कि मुंबई नागपुर कोलकाता के बीच में जो है वो संपर्क स्थापित करता है। और विशेष तथ्य है कि ये आपका रेल और सड़क मार्ग यहाँ से होकर गुजरते हैं। भोर घाट ये महाराष्ट्र में है, जो कि मुंबई पुणे और चेन्नई के बीच में है। इसे खांडला घाट भी हम लोग कहते हैं। पाल घाट ये केरल में है, जो कि आपका कालीकट, तिरुचूर और कोयम्बटूर को जोड़ता है। और इसे पलक्काड़ गैप भी कहते हैं। और यह नीलगिरी और आपका अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में देखने को मिलता है। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा देखते हैं कि हिमालय की जो हिम रेखा और प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं, यानी कि हिमालयन, सोलैन एंड मेजर ग्लेशियर की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग हिम रेखा यानी कि सोलैन क्या है इसको समझते हैं। इसकी परिभाषा ये बोला जाता है कि हिम की निचली सीमा को ही हम लोग हिम रेखा कहते हैं। और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो पहले अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, उच्चावच यानी कि रिलीफ, वर्षण की मात्रा और ढाल यानी कि स्लोप, और आपका स्थानीय स्थलाकृतियाँ। इसके अलावा देखिए क्षेत्रवार हिम रेखा की ऊंचाई क्या क्या है। तो विभिन्न कारणों के अनुसार हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा की ऊंचाई जो है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है, वो तो सही बात है। अगर हम लोग देखें तो हिमालय का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे हिम रेखा की औसत ऊंचाई आपका 5500 से लेकर 6000 मीटर देखने को मिलता है। महान हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, इतना जान लीजिए कि जो महान हिमालय है यहाँ पे आपका 4500 से लेकर 6000 मीटर ऊंचाई में जो है वो आपका ये हिमनद मिलेगा। पश्चिमी हिमालय में लगभग 5800 मीटर और पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर देखने को मिलता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई के जो है वो आपके मिलेंगे। क्या, तो हिमरेखा। हिमनदों का विस्तार और इसका विवरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लेशियर, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो बोला जाता है काराकोरम यानी कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वो आपका हिमनदों से यानी कि ग्लेशियर से ढका हुआ है। प्रमुख श्रेणियों की बात की जाए तो बोला जाता है कि ये जो है वो मुख्य रूप से महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय, परा हिमालय यानी कि आपका ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। विशेष रूप से काराकोरम, लद्दाख और जास्का श्रेणियों में भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। ये सभी किसके भाग है, ट्रांस हिमालय के ही भाग है। लघु हिमालय में तो बोला जाता है कि जो आपका लेसर हिमालय है, यहाँ पे हिमनद आकार में जो है वो थोड़े से छोटे होते हैं। और पीर पंजाल और आपका धौलाधार श्रेणी में जो है वो हिमनद बड़े हिमनदों के अवशेष देखने को मिलते हैं। प्रमुख हिमनद की बात करें और उनकी स्थिति की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि मेजर ग्लेशियर एंड लोकेशन। तो यहाँ प्रमुख ग्लेशियर को उनकी श्रेणी और राज्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए जो आपका है काराकोरम और महान हिमालय के कौन कौन है बड़े बड़े हिमनद, वो देखिए
यहाँ पे विशाल आकार के हिमनद पाए जाते हैं, जैसे कि आपका सियाचिन ग्लेशियर जो कि आपका 76.64 किलोमीटर ये एरिया में फैला हुआ, ये सबसे बड़ा है। हिस्पार ग्लेशियर ये आपका 6161 किलोमीटर में है। ब्याफो ग्लेशियर ये आपका 60 किलोमीटर में है। बाल्टोरो ग्लेशियर ये आपका 58 किलोमीटर में जो है वो आपका फैला हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो आपका ससायनी ग्लेशियर है जो कि आपका 17.85 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पीर पंजाल श्रेणी, और जो है आपका इस पीर पंजाल श्रेणी में कौन कौन से ग्लेशियर है, और पीर पंजाल श्रेणी जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये फैला हुआ है। यहाँ पे आपका सोना पानी है जो कि पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद है। इसके स्थिति की बात की जाए तो ये आपका लाहौल और स्पीति प्रदेश की चंद्रा घाटी में लोकेटेड है। उत्तराखंड के प्रमुख हिमनदों की बात करें तो आपका है चौराबाड़ी ग्लेशियर। इसका स्थिति जो है वो आपका रुद्रप्रयाग जिले में है जो कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। दूरी की बात की जाए तो ये आपका मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और ये उत्तर में है, दक्षिणी ढलान पे। गांधी सरोवर ये भी एक आपका ग्लेशियर है। बोला जा रहा है कि इस ग्लेशियर के पिघलने से बनी जो झील है उसी को ही गांधी सरोवर झील हम लोग कहते हैं। एक आपका मिलाम हिमनद है। बोला जा रहा है कि मिलाम हिमनद जो है इसकी स्थिति कुमाऊं प्रदेश में है जो कि उत्तराखंड में है। इसका महत्व बताया जा रहा है, यहाँ से शारदा नदी जिसको काली गंगा कहते हैं इसका उद्गम होता है मिलाम हिमनद से। भारत के प्रमुख हिमनद देखेंगे एक एक करके, जैसे कि आपका हिमानी का नाम है, ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, ये काराकोरम में है, 76.64 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा ब्याफो जो है वो आपका काराकोरम में है, 60 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। हिस्पार हिमनद जो आपका काराकोरम में है 61। बाल्टोरो हिमनद काराकोरम में ही है, ये 58 किलोमीटर। चोलो आपका चोलोंग गमा ये काराकोरम में है, ये 50 किलोमीटर। खोर्दो जीन हिमनद ये काराकोरम में है और ये आपका 41 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर। रिमो हिमनद ये आपका कश्मीर में है और ये भी 40 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। आपका पुन्हमा हिमनद ये कश्मीर में है और ये आपका 27 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। गंगोत्री हिमनद ये आपका उत्तराखंड में है और ये आपका 26 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। जैमू हिमनद ये आपका सिक्किम में है और ये आपका 25 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा देखिए ससाइनी हिमनद ये आपका काराकोरम में है, 17.85 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। रूपल हिमनद ये कश्मीर में है और ये आपका 16 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा आपका दियामीर हिमनद जो है आपका कश्मीर में है और ये भी आपका 11 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो यहाँ तक तो जो है वो हम लोग हिमालय वाला जितना भी पॉइंट था वो हम लोग यहाँ तक जो है वो डिटेल से समझे, ठीक है ना। क्या क्या हम लोग देखें तो जो आपका जो है ये सबसे पहले तो हम लोग जो है भारत के भूगोल के अंतर्गत स्थलाकृतियों के घटक के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोग पर्वत चोटियों को कवर किए, घाटियाँ पढ़े, दर्रे पढ़े, हिम रेखा और हिमनद के बारे में पढ़े। अब हम लोग थोड़ा सा पठार के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर हम लोगों का जो है वो आज का टॉपिक यहीं पे फिर एंड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, तो अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग उत्पत्ति और इसका भूगर्भिक इतिहास जानेंगे, यानी कि ओरिजिन एंड जियोलॉजिकल जो है वो हिस्ट्री जानेंगे। इसका है ओरिजिन एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। सबसे पहले अगर आयु की बात की जाए तो बोला जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानों की उत्पत्ति वो लगभग आज से 3600 मिलियन वर्ष पहले हुई है। ये आपका गोंडवाना लैंड का ये पार्ट था। तो बोला जा रहा है कि कार्बोनिफेरस युग से पहले ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये आपको बताया गया था कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड ये सभी क्या है आपको बताया गया था पेंजिया वाले पॉइंट में। कोयला निर्माण तो ये आपका कार्बोनिफेरस युग में हुआ है, और इस दौरान दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, गोदावरी नदी इन सभी के बेसिन में कोयले का जो है वो निर्माण हुआ है। डक्कन ट्रैप ये आपका क्रिटेशियस युग में बोला जाता है कि क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुए थे, और इससे जो आपका डक्कन ट्रैप और बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का जो है वो निर्माण हुआ था। सामान्य विशेषताएं की बात की जाए जनरल फीचर्स का, तो बोला जाता है इसकी जो संरचना है कैसी है। तो बोला जा रहा है कि इस पठारी भाग में चौड़ी छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है। और इसका विभाजन देखा जाए तो बोला जा रहा है कि इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका मध्य उच्च भूमि यानी कि सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा है आपका दक्कन का पठार यानी कि दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद जो आपका मध्य उच्च भूमि है इसको भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो आपका क्षेत्र है यानी कि मध्य उच्च भूमि ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, और ये पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में क्या है संकीर्ण है। और इसमें आपका कई सारे पठार देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले मिलेगा मालवा का पठार। तो मालवा का पठार के बारे में देखिए, बोला जा रहा है कि इसका जो विस्तार है वो लगभग आपका 1,50,50 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो है तो आपका 533 किलोमीटर और चौड़ाई 390 किलोमीटर है।
इसकी सीमाओं की बात की जाए तो इसके उत्तर में अरावली श्रेणी है, दक्षिण में विंध्य श्रेणी है, पूर्व में आपका बुंदेलखंड का पठार है। अफवाह तंत्र की बात की जाए यानी ढाल में, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहने वाली नदियाँ जैसे कि चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है। दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर बहती है ये सभी नदियाँ, और जो कि इस क्षेत्र के ढाल को ही दर्शाती है। दूसरा है आपका बुंदेलखंड, जिसको हम लोग बघेलखंड का भी पठार कहते हैं। ये बोला जा रहा है कि मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। सी है आपका छोटा नागपुर का पठार, तो बोला जा रहा है कि इसकी जो अवस्थिति है वो आपका मध्य उच्च भूमि का जो है वो भाग है, जो कि दामोदर नदी के द्वारा अपवाहित होता है। भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो ये आपका झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम, याली इत्यादि क्षेत्रों में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी ये मिलता है, खास करके पुरुलिया जिले में। इसकी विशेषताएं क्या है, तो बोला जा रहा है कि आपका अग्र गंभीर यानी कि फ्रंट डीप। बोला जा रहा है कि यहाँ पे ढाल तीव्र स्कार्प यानी कि इसके स्कार्प के रूप में मिलते हैं। अचानक जा रहे अचानक ऐसे ढलान मिल गया आपको, तो एकदम स्कार्पमेंट यानी कि आपको कगार मिल रहा है। और कगार को हम लोग बोलते हैं सडन चेंज इन हाइट एंड एल्टीट्यूड, और जहाँ जहाँ पे कगार मिलेंगे वहीं वहीं पे आपके घाट और आपके वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। पाट भूमि यानी कि पार्टलैंड की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि मध्य पश्चिमी भाग पर स्थित जो है वो स्थित है पाट भूमि, जिसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वो आपका 1100 मीटर है। यहाँ पे विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है और प्रत्येक दिशा में सोपान यानी कि स्टेप्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका दक्कन का पठार हो जाता है। पहला तो आपका मध्य उच्च भूमि है, जिसके 4-5 भाग हैं। उसके अलावा दक्कन का पठार की बात की जाए तो बोला जाता है कि यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है एक त्रिभुजाकार जो है वो ये एक आपका त्रिभुजाकार इसका ये भूभाग है। और जो आपका नर्मदा नदी के उत्तर में आपका मध्य उच्च भूमि है और नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार है। इसकी सीमा की बात की जाए तो दक्कन का पठार के उत्तर में आपका सतपुरा की श्रृंखला है, जो कि आपका चौड़ा आधार है। पूर्व में आपका महादेव है, कैमूर है और आपका मैकाल श्रृंखला है। ठीक है। और मिट्टी की बात की जाए तो बोला जाता है कि यहाँ पे काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और जिसका जो निर्माण है वो आपका बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण विस्तार और पहाड़ियों की बात की जाए तो जैसे कि आपका अरावली की पहाड़ियाँ, बोला जा रहा है कि इसकी स्थिति जो है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पे है। इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये आपका अत्यधिक खंडित यानी कि ब्रोकन है और आपका अपर्दित यानी कि इरोडेड पहाड़ियाँ हैं। फिर देख लीजिए उत्तर पूर्वी पठार, जो जिसमें हम लोग मेघालय और कार्बी एनलॉन्ग की बात करते हैं। तो उत्तर पूर्वी पठार में आपका मेघालय का पठार और आपका कार्बी एनलॉन्ग का पठार आता है। इसके निर्माण की बात की जाए तो बोला जाता है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा माना जाता है, जो कि भ्रंशन यानी फॉल्टिंग के कारण जो है वो मुख्य भाग से ये अलग हो गया है। और इसको जो अलग कौन करता है, तो ये आपका मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। बोला जाता है कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो मेघालय व कार्बी एनलॉन्ग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। ठीक है। प्रमुख पहाड़ियों की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि गारो खासी जयंती ये मेघालय में है। वहीं मिकिर और एगमा पहाड़ियाँ ये आपका असम और कार्बी एनलॉन्ग पठार में देखने को मिलते हैं। भुवन पहाड़ियाँ ये आपका मिजो हिल्स का ही भाग है। इसके अलावा एक और क्षेत्र आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दंडकारनीय का क्षेत्र। और बोला जा रहा है इसका जो विस्तार है वो आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और साथ ही साथ महाराष्ट्र में देखने को मिलता है दंडकारनीय का क्षेत्र। ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा बड़ा था और इसमें हम लोग पूरा इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है ज्योग्राफी के बाद हम लोग थोड़ा सा अगर देखें तो ज्योग्राफी के बाद हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है आपका क्या, तो वो देख लीजिए। तो इस क्लास को हम लोग ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, आज इसको यहीं तक रहने देते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग केवल भारत का भूगोल पढ़े, जिसमें हम लोग स्थलाकृतियों के घटक पढ़े, जिसमें हम लोग पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिम रेखा और हिमनद के बारे में और साथ ही साथ पठार के बारे में पढ़े बस। ठीक है। तो पहले पार्ट में हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को कंप्लीट किए थे। सेकेंड पार्ट में हम लोग भारत का भूगोल कवर किए हैं। कल हम लोग जो है इसको थर्ड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, चौथा नंबर पार्ट, और इसमें हम लोग इस पूरे जो है वो चौथे नंबर का जो टेस्ट है आपका टेस्ट नंबर 4, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो इसको ज़्यादा नहीं खींचते हैं, इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग इसके आगे की जो चर्चा है वो हम लोग इसका जो है वो टेस्ट 4 का थर्ड वाले पार्ट में करेंगे, थर्ड पार्ट में, है ना। तो ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। बाय बाय।